चलो बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पे एमएचटी सीटी के लिए एमसीक्यूज आपका चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कैपेसिटर्स के क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैपेसिटर्स के होंगे और कैपेसिटर्स के क्वेश्चन जनरली बहुत रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखोगे कैपेसिटर का तो काफ़ी हेल्प होगा। देखते हैं चलो। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C1 is charged to potential difference 3V. Another parallel combination of N2 capacitors, each of capacity C2, is charged to potential difference V. The total energy stored in both the combinations is same. अब मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, होपफुली आपने सिनॉप्सिस अच्छे से देख लिया हो, सारी चीज़ें आप जो है वो मतलब जो भी आपके फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको सिनॉप्सिस से क्लियर हो गया हो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि पहले केस में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर्स का। N1 कैपेसिटर्स का नंबर नहीं देके रखा, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर सपोज करो आपके पास टोटल जैसे मान लो 3 कैपेसिटर्स है और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं। मान लो 3 कैपेसिटर्स है और वो सीरीज में है, तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं टोटल कैपेसिटेंस? 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो क्या हो जाएगा ये 3/C हो जाएगा। तो CS का वैल्यू क्या हो जाएगा? CS विल बी अपॉन C/3, CS विल बी इक्वल टू C/3। तो इसका मतलब साफ है, इन जनरल आप याद रख सकते हो कि अगर सेम कैपेसिटर्स है, अगर सेम कैपेसिटर्स है, N1 कैपेसिटर्स है मान लो इन सीरीज, N1 कैपेसिटर्स इन सीरीज, और सबका कैपेसिटेंस उन्होंने क्या देके रखा हुआ है? C1 दिया हुआ है। तो जितना कैपेसिटर्स आप सीरीज में लगाते हो, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होता है, तो अगर मान लो सारे कैपेसिटर्स अगर आपके सेम है, उनका कैपेसिटेंस सेम है, तो जितना आपने लगा रखा है उस नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल सीरीज का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आपका जो CS का वैल्यू होगा वो होगा आपका C1 डिवाइडेड बाई N1। C डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि 3 लगाया था, यहाँ पे C डिवाइडेड बाई N1 होगा क्योंकि N1 कैपेसिटर्स लगाया है और कैपेसिटर्स का वैल्यू C1 है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया पहला वाला, ठीक है, सीरीज के केस में। और इन्होंने बाद में एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कॉम्बिनेशंस की बात की है, तो चलो बाद में देख लेंगे, या पहले निकाल लेते हैं। इस केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो एनर्जी स्टोर्ड का 3 फॉर्मूला था, हाफ CV² Q²/2C और हाफ इंटू Q इंटू V। तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस और वोल्टेज की बात की गई है। तो इन्होंने बोला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने 3 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई किया है, टोटल कितना? 3 वोल्ट का। तो आपका एनर्जी क्या होगा? हाफ CV² होता है, हाफ C तो हो गया आपका टोटल CS, और V² में आपका 3V² हो जाएगा, हाफ CV², दैट इज इक्वल टू हाफ CS का वैल्यू क्या आ जाएगा? C1/N1, और ये हो जाएगा आपका 9V²। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई, पहले केस की एनर्जी आ गई। चलो ठीक है, पहले केस का एनर्जी आ गया आपका। सेकेंड केस क्या बोल रहे हो? अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C2 इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर सेकेंड केस में देखोगे तो सेकेंड केस में फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में लगा देते हो, जैसे मान लो 3 कैपेसिटर्स को मैंने पैरेलल में लगाया, तीनों का कैपेसिटेंस C है, तो आप ऐड करोगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C प्लस C प्लस C, C प्लस C प्लस C दैट इज इक्वल टू 3C। तो अगर आप पैरेलल में कैपेसिटर्स को लगाते हो तो सारे कैपेसिटर्स ऐड हो जाते हैं, जितने लगाओगे उतना टाइम्स आपका कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा। तो सेकेंड केस में अगर आप देखो तो आपका CP का जो वैल्यू है, C इक्विवेलेंट लिखा मैंने, C पैरेलल लिख दो। तो सेकेंड केस में जो CP का वैल्यू है वो मुझे बताओ कितने कैपेसिटर्स लगाए? N2 कैपेसिटर्स लगाए, तो N2 इंटू C हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो N2 इंटू C2, क्योंकि C2 कैपेसिटर्स लगा के रखा है N2 टाइम्स, C2 ऐसे N2 टाइम्स लगाया, सारे ऐड कर दोगे तो C2 इंटू N2 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे ऐड हो जाते हैं। तो ये सेकेंड केस का कैपेसिटर्स आ गया, CP इज इक्वल टू N2 इंटू C2। और इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस में डाला है? V पोटेंशियल डिफरेंस में डाला है। तो इस बार एनर्जी क्या होगा बताओ? U2 के केस में हाफ CP इंटू V², क्योंकि इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो V अप्लाई किया है पैरेलल के केस में, तो हाफ N2C2 इंटू V²।
ये आपका U2 हो जाएगा इक्वेशन 2। इन्होंने बोला है कि दोनों केस में जो एनर्जी है वो सेम है, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कॉम्बिनेशंस इज सेम। तो हमें C1 ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ C2, तो बस दोनों एनर्जी सेम है तो U1 इज इक्वल टू U2 कर दो, दैट इज हाफ C1 अपॉन N1 9V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ N2 C2 V स्क्वायर। हाफ और हाफ गया, V स्क्वायर गया, हमें C1 चाहिए तो क्या हो जाएगा N1 इंटू C2 बाई 9, N1 इंटू C2 बाई 9, हमें C1 चाहिए तो N1 N2 C2 बाई 9, N1 N2 C2 बाई 9, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a parallel plate air capacitor of plate separation D, a dielectric slab of thickness T is introduced between the plates. The capacitance becomes 1/3 of the original value. The dielectric constant of the slab will be. अब देखो, अगर मान लो आपका जो कैपेसिटर है उसके बीच में अगर हमने एक डाल दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लेते हैं, वही हमसे पूछा गया है, और इसका थिकनेस D है और बाकी सब जगह पे एयर भरा हुआ है, तो ऐसे केस में एयर का थिकनेस क्या हो जाएगा बताओ? एयर का थिकनेस जो होगा वो D माइनस टी हो जाएगा। D इनका पूरे बीच का डिस्टेंस है, D में से T घेर लिया इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक ने, और बाकी जगह पे एयर भरा हुआ है तो उसका एयर का डिस्टेंस D माइनस टी, और एयर का जो K का वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो अब कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा, टोटल कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा इस केस में वो क्या होगा बताओ? तो ये जो नया कैपेसिटर है C, इसको C, हाँ चलो C ले लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखो फॉर्मूला ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 अपॉन K1 मैंने लिख के दिया था आपको, प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3, ऐसा चलता जाएगा। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, D1 मतलब थिकनेस इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मतलब K है, बाकी दूसरा क्या है बताओ? एयर बचा, एयर का थिकनेस क्या है D माइनस टी, D में से T चला गया तो D माइनस टी अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, तो कैपेसिटेंस बिकम्स 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू मतलब क्या कि प्लेट सेपरेट, जिसमें जो ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका स्लैब है वो डालने से पहले जो था वो आपका ओरिजिनल हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में आपका ये जो नया कैपेसिटेंस है वो नया कैपेसिटेंस 1/3 हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिना डालने से पहले अगर मैं D डिस्टेंस है यहाँ पे और ये एयर कैपेसिटर है, तो एयर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, या A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये था, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद ये फॉर्मूला हो गया, तो ये आपका ओरिजिनल हो गया। तो इन्होंने लिखा है कि जो नया वाला कैपेसिटेंस C है इट इज 1/3 ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल का 1/3 है, तो C का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन T बाई K प्लस D माइनस टी इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये गया, ये गया, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल ले लोगे तो T बाई K, अच्छा सॉरी 1/3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 1/3 भी आएगा, 1/3, तो T बाई K प्लस D माइनस टी विल बी इक्वल टू 3D। तो हमें K का वैल्यू चाहिए तो बाकी सब वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा T बाई K इज इक्वल टू 3D माइनस D प्लस T, राइट। तो T बाई K विल बी इक्वल टू 2D प्लस T, तो K बाई T क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/2D प्लस T, तो K इज इक्वल टू T अपॉन 2D प्लस T, ये आंसर आ रहा है आपका, T अपॉन 2D प्लस 3, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियली n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन पैरेलल एंड आर चार्ज टू पोटेंशियल V। अब कैपेसिटर्स को अगर मानो तुम पैरेलल में ज्वाइन करते हो, कुछ ऐसे मान लो पैरेलल्स में ज्वाइन करते हो और इनको V पोटेंशियल से इसको चार्ज करके रखा, मतलब इसके अक्रॉस जो बैटरी लगाया तुमने वो V वोल्ट का बैटरी लगा के सबको चार्ज कर दिया,
तो सबके अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल है वो वी आ जाएगा, ठीक है। और सबका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं इसके, अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। नाउ दे आर सेपरेटेड एंड जॉइंड इन सीरीज, बाद में इसको सेपरेट करके सीरीज में ज्वाइन कर दिया गया। ऑप्शन में देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स एन वी एंड एनर्जी रिमेन्स द सेम। अच्छा, मतलब जब पैरेलल से सीरीज में लाया गया तब क्या चेंजेस आएगा, तो उसमें वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं और एनर्जी की बात कर रहे हैं। आई थिंक बाकी में भी पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो भाई सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वी है। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे सीरीज में। एनर्जी क्या होगा बताओ, एनर्जी इस केस में हाफ सी वी स्क्वायर, या U1 ले लेते हैं हम लोग, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो आप देखो सबका हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर होगा। और ये कितने टाइम्स होगा बताओ, टोटल n कैपेसिटर्स बोला है ना, तो n टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर, और या फिर आप बोल सकते हो n/2 सी वी स्क्वायर। ये तो भाई इसकी एनर्जी हो गई। अब जब इसको सीरीज में लगाया गया तब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखो आप इसको सीरीज में लगा दोगे आप इस तरीके से, और वो भी टोटल कितने n कैपेसिटर्स है, तो अपना सबका वोल्टेज तो रहेगा ही वी। तो सबका वोल्टेज, क्योंकि पहले वोल्टेज सबका वी था तो ये वी रहेगा। अब इन दो पॉइंट के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके बीच में टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल अब सबका ऐड हो जाएगा वी। अब इसमें क्या था ना कि सारे के सारे सेम दो पॉइंट के बीच में अटैच थे, तो टोटल भी वी ही होगा। टोटल भी आप देखोगे तो सेम दो पॉइंट के बीच में अटैच है तो टोटल भी वी ही होगा। पर यहाँ पे क्योंकि वी अलग अलग दो पॉइंट्स के बीच में अटैच्ड है, तो इन दो पॉइंट के बीच में अगर आप टोटल पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो n टाइम्स वी हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियल तो n टाइम्स वी हो गया सीरीज के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई इसके अंदर, टोटल एनर्जी चाहिए। मेरे हिसाब से एनर्जी तो सेम रहेगा, क्योंकि इसी वी को आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो टोटल एनर्जी आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, अभी भी तो एनर्जी वही है ना, हाफ सी वी स्क्वायर सबके पास, तो n टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक ये एनर्जी तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा, एनर्जी उतना ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन वोल्टेज जो है वो बदल जाएगा। टोटल वोल्टेज यहाँ पे, टोटल वोल्टेज पहले V था, अब n इंटू वी हो गया। तो इस हिसाब से देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो NV हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी रिमेन्स सेम। यही आंसर आना चाहिए आपका। बाकी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, यही होगा आंसर, ऑप्शन ही आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज QN plus Q are placed in a straight line of length D at points at distances 0, D/2 and D respectively. In order to make the force on Q to be 0, the value of Q should be. I think ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया, कूलम्स लॉ के ऊपर है, पर कूलम्स लॉ तो आपको पता ही होगा, मैंने वैसे भी सिनॉप्सिस में बता रखा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 चार्ज है, वो एक लाइन से अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। एक स्टार्टिंग में रख दिया है 0 पे Q, उसके बाद फिर दूसरा रखा है D/2 पे, यानी कि आधे पे रखा है यहाँ पे कैपिटल Q, और फिर 4Q रखा है यहाँ पे D डिस्टेंस पे, यहाँ से ये 0, ये D/2 आधे पे, और ये D हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डिस्टेंसेस लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये D/2 डिस्टेंस पे है और ये पूरा आपका D डिस्टेंस पे है। अब क्या पूछा गया है, इन ऑर्डर टू मेक द फोर्स ऑन Q टू बी 0, द वैल्यू ऑफ Q शुड बी। अच्छा, स्मॉल q पे फोर्स 0 होना चाहिए, तो बताओ कि कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, यही ना, नहीं सॉरी, स्मॉल q पर फोर्स 0 होना चाहिए, तो Q का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, यस। तो अब एक काम करो, यहाँ पे टोटल फोर्स F1 प्लस F2 देखो, इस पर कैपिटल Q पर कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो भाई ये फोर्स लगाएगा स्मॉल q, मतलब अब जहाँ कहीं भी लिखा है, क्योंकि हमें चार्जेस का नेचर नहीं पता है, प्लस माइनस नहीं पता है, तो हमें नहीं पता है कहाँ फोर्स लगेगा, पर हमें पता है इसके ऊपर 2 फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा इसके द्वारा और एक फोर्स लगेगा उसके द्वारा, और ऑब्वियस बात है कि फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही होंगे। पर ठीक है, मान लेते हम लोग यहाँ पे ये फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 होगा, तो सीधा सीधा क्या, एक फोर्स ये लगाएगा कैपिटल Q और दूसरा 4Q लगाएगा इसके ऊपर। टोटल फोर्स इन्होंने 0 करने बोला है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा क्या किया करो, साइन वगैरह हमें पता नहीं है ना, तो सीधा F1 प्लस F2 0 कर दिया करो, सॉल्व करो,
और उसके हिसाब से आपका आंसर प्लस माइनस जो भी रहेगा वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे F1 निकालेंगे। किसी को भी तुम F1 मान लो, किसी को भी F2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता है। हम मान लेते हैं ये जो फोर्स लगा रहा है वो इसके ऊपर वो F1 है, तो इसके द्वारा फोर्स इस पे जो लगाया जाएगा वो क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर हम ये माने कि इन दोनों के बीच में फोर्स F1 है, मतलब ये इस पर फोर्स लगा रहा है F1 और ये इस पर फोर्स लगाएगा F2, दोनों को ऐड करके 0 कर दो। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा 1/4πε0 QQ बाय इनके बीच का डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर अब प्लस 1/4πε0 4Q स्मॉल q और इनके बीच का डिस्टेंस d है, d का स्क्वायर, दोनों मिला के 0 कर दो। अब देखो 1/4πε जो जो कॉमन है वो ले लेते हैं। 1/4πε0 QQ अब d/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/4πε0 4Q² हो जाएगा ये अपॉन d² इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो यहाँ पे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो 1/4πε0 आ जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन देखो d² भी है तो d² भी ले लो, और ऊपर स्मॉल q भी है तो स्मॉल q भी ले लो। अंदर क्या बचेगा, इधर 4Q बच जाएगा प्लस यहाँ पे भी 4Q बच जाएगा, 4 स्मॉल q मिला के 0। अब ये पूरा पार्ट क्योंकि एक फाइनाइट नंबर है वहां जाने के बाद 0 हो जाएगा, तो यहाँ जाने के बाद 0 हो जाएगा, इसका मतलब 4Q प्लस 4Q 0 हो जाएगा, इसका मतलब 4Q इज इक्वल टू माइनस 4Q हो जाएगा, इसका मतलब Q का वैल्यू माइनस Q हो जाएगा। सीधा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चार्जेस Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड, ऐसे चार्जेस रखा हुआ एट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0, द वैल्यू ऑफ Q इज राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो दिया है पर भाई इसका डिस्टेंसेस तो नहीं दिया हुआ है। चलिए बच्चों इसमें कुछ दिया नहीं किस टाइप का ट्राइंगल है, तो ऐसे तो होगा नहीं, इनको देना पड़ेगा। आप अज्यूम कर लो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है पर अज्यूम करना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड सेम होते हैं, तो ये साइड इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं सपोज करो इसका ये डिस्टेंस d मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस भी d हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो, और ये हो जाएगा आपका √2d। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, d² प्लस d² इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो आपको ये √2d मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं वैल्यू ऑफ Q पूछा गया। अच्छा, टोटल इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो पूरे कॉन्फ़िगरेशन का वो 0 है, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल के 0 कर दो तो बस हो गया आपका। कैपिटल Q का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कैपिटल Q का वैल्यू चाहिए। तो देखो अगर मान लो 2 से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, हमारे पास Q है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q है, तो 2 से ज़्यादा अगर चार्जेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जोड़ी बनाकर निकालते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, ये दो चार्ज के लिए। तो अब यहाँ पे देखो इन दो की जोड़ी बनेगी, इन दो की जोड़ी बनेगी, फिर इन दो की आपस में बढ़ेगी, तो QQ और उनके बीच का डिस्टेंस आपका D। 1/4πε0 कॉमन लेता हूँ सबके लिए, और उसके बाद QQ और उनके बीच का डिस्टेंस √2d प्लस QQ मतलब Q² अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस D। ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का, जो कि 0 है ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये भी पार्ट जाके वहाँ पे 0 हो जाएगा, और आप Q/D कॉमन ले सकते हो। 1/4πε0 तो रहने दो, यहाँ से Q और अपॉन D सब में है, कॉमन ले सकते हो, तो इधर क्या बचेगा Q प्लस Q/√2 प्लस Q मिला के 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q प्लस Q/√2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से Q कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस 1/√2,
और इस Q को वहाँ भेज दो तो माइनस Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Q √2 + 1/√2 इज इक्वल टू -Q। सो Q विल बी इक्वल टू -√2Q अपॉन 1 + √2। देख लो ऑप्शन, Q अपॉन -√2, Q अपॉन 1 + √2, ऑप्शन सी। और इनको ये देना चाहिए था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गलत है, थोड़ा क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हमको पता चलेगा ना कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये तो पता कैसे चलेगा। खैर ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 3 आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स A, B, C have radius 2r, 3r respectively and same charge Q। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, इधर R भी आएगा, 3 है ना, R 2r 3r आएगा, अरे यार R 2r 3r, R 2r 3r respectively and same charge Q। तो 3 स्फीयर है आपका, मेटल स्फीयर है तीनों, 2r रेडियस और यहाँ पे 3r रेडियस है, तीनों को हमने सेम चार्ज डाल के रखा हुआ है Q Q Q। अब और आगे, UA, UB and UC be the energy density just outside the surface of the spheres, the relation between UA, UB and UC। अच्छा, मतलब इनके जस्ट बाहर आपका एनर्जी डेंसिटी की बात की है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, पहली चीज़ तो ये कि तीनों मेटल का स्फीयर है और मेटल के स्फीयर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स होता है, मैंने बताया था आपको, एंड इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना। तो तीनों के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, क्योंकि जस्ट आउटसाइड पूछा गया है, तो जस्ट आउटसाइड हमेशा सेम रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेरी क्लोज टू द मेटालिक सरफेस, मेटल या कंडक्टर के सरफेस के बहुत नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि भी देखो ये छोटे सरफेस एरिया में चार्ज डाल रखा है, उतना ही चार्ज इसने सरफेस एरिया बड़ा कर रखा है, और सेम चार्ज इसमें बड़ा सरफेस एरिया में डाल रखा है। तो सरफेस एरिया बड़ा कर दिया आपने, चार्ज उतना ही रखा है, तो उतना ही चार्ज अगर ज़्यादा सरफेस एरिया में फैल जाएगा तो सरफेस डेंसिटी कम हो जाता है। तो इसका मतलब आपका ये सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 रख देते हैं, क्योंकि तीनों में सरफेस डेंसिटी अलग अलग है। और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 विच इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज हमने सेम डाल के रखा हुआ है, तो अगर एरिया बड़ा कर दोगे तो आपका सिग्मा का वैल्यू कम हो जाएगा, तो सबसे कम सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे इस केस में दिखेगा। बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, यूए यूबी यू से एनर्जी डेंसिटी है। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन एरिया, सॉरी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज U बाय V। एनर्जी डेंसिटी का इसको हम जनरली U से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ उन्होंने कैपिटल U से किया हुआ है, हम स्मॉल u से करते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो आप एक काम करो, एनर्जी की बात अगर हम करें तो किसी एक फॉर्मूला ले लो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला आप एक कैपेसिटर का मान के चलो, कैपेसिटर के केस में हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है ना। तो कैपेसिटर में अगर आप देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटर के बीच में वॉल्यूम कितना बनेगा, जैसे मान लो ये आपका कैपेसिटर कुछ इस तरीके से रहता है ना, ऐसा कुछ रहता है, तो कैपेसिटर के बीच में जो वॉल्यूम होता है वो पैरेलल पाइप्ड का रहता है, ऐसा ये वॉल्यूम है। तो मान लो डिस्टेंस d है दोनों प्लेट्स के बीच का, एरिया a है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डी, इसका जो वॉल्यूम होता है कैपेसिटर का वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डी होता है। तो हम इसी से एक काम करते हैं, और कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो हम कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हर जगह पे सेम ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो एनर्जी बहुत सारे फॉर्मूला हमारे पास है, हम लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q हाफ इंटू क्यू इंटू वी। देखो 3 फॉर्मूला है एनर्जी का कैपेसिटर के लिए, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक काम करो, हाफ सी वी स्क्वायर यूज़ कर लेते, चलो यही वाला यूज़ कर लेते, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी आ गया, और अपॉन ये वॉल्यूम है, याद रखना दिस इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा बताओ यहाँ पे, A इंटू डी होगा, ठीक है। अब एक काम करो, C का वैल्यू डाल दो, हमें पता है कैपेसिटर में जो C का वैल्यू होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहाँ पे A इंटू डी तो है ही, और ये आपका V हो जाएगा V स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू
हाफ एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी का होल स्क्वायर होता है। कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो वी बाई डी होता है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, सॉरी यू बाई वी ना, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो ये याद रखना, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मान लो कोई मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाएगा। इन मीडियम यहाँ पे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ अ मीडियम, इन मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अगर बीच में मीडियम आ जाए तो आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है आपका जो एनर्जी डेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, है ना। एक बात ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला इन जनरल फॉर्मूला कहीं के लिए भी यूज किया जा सकता है, या आप कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए यूज कर सकते हो, कहीं और भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब एनर्जी है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू यही होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर मीडियम है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। तो आपका एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 के कंपैरिजन में हम देखें तो सिग्मा 1 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, E1 E2 E3 होगा। लेकिन एक बात बताओ, हाँ E1 E2 E3 इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो जाएगा। देखो अगर मान लो यहाँ पे सिग्मा तीनों का सेम होता ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई सिग्मा सबका अलग अलग है चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबका अलग अलग हो जाएगा। हाँ फॉर्मूला वही रहेगा, अगर मान लो कोई चार्ज आपका कंडक्टर है तो कंडक्टर के वेरी क्लोज टू कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिक्स होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि सिग्मा सबका अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो जाएगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है सिग्मा 1 सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी सबसे बड़ा होगा, E2 ग्रेटर देन E3। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 में E1 सबसे बड़ा है, तो अब E1 सबसे बड़ा है तो इसका मतलब साफ साफ है आपका कि ए वाला सबसे बड़ा है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आपका एनर्जी डेंसिटी, तो जिसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी भी हो जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी ए का होगा, ए बी सी ना, तो यू ए विल बी ग्रेटर देन यू बी विच इज ग्रेटर देन यू सी। सिंपल है, बड़ा सिंपल है, और ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे बच्चों, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब कोई क्वेश्चन आए सामने तो जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो सारे डिटेल में आप तक पहुँच पाए, ताकि आगे का काम जो है आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। अच्छा, चार्ज क्यू कूलम इसके अंदर रखा हुआ है, वो उसमें बनाया हुआ नहीं है, चार्ज क्यू कूलम इसके अंदर रखा हुआ है। If phi is the electric flux associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A will be। Now see, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढने के लिए बोला गया। सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अब ये क्लोज सरफेस है, तो गॉस लॉ अप्लाई करो, याद करो गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है बताओ? अगर क्लोज सरफेस है तो हम सीधा सीधा गॉस लॉ लगा सकते हैं कि आपका जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, जो भी टोटल फ्लक्स है इस पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू, दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जो भी सरफेस के अंदर चार्ज होगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये फ्लक्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, तो उसके थ्रू जो भी फ्लक्स जा रहा होगा उसको हम फाई बी लिख देते हैं, प्लस 2 प्लेन सरफेसेस है ए और सी, इसके थ्रू जो भी फ्लक्स जा रहा होगा उसको हम फाई ए प्लस फाई सी लिख देते हैं, और ये टोटल मिला के आपका टोटल फ्लक्स फाई हो रहा है, जो कि क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। क्यू एनक्लोज मतलब अंदर कितना चार्ज है, तो अंदर उन्होंने बोला क्यू चार्ज रखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सी और ए जो है ये दोनों फ्लैट सरफेसेस है, एक जैसे सरफेस है, तो इनके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो सेम ही आएगा। हमें ए के थ्रू फ्लक्स बोला है, तो ए के थ्रू जो फ्लक्स होगा वही सी के थ्रू भी होगा, मतलब फाई ए विल बी इक्वल टू फाई सी। तो ऐसे केस में आप एक काम करो, फाई सी की जगह पे फाई ए डाल दो, तो ये हो जाएगा फाई बी प्लस फाई ए प्लस फाई सी, फाई ए इक्वल है तो दोनों फाई डाल दिया, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब इन्होंने क्या लिखा है, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी, तो फाई बी जो है उसका फ्लक्स इन्होंने फाई बोल के रखा है। तो एक काम करो, यहाँ पे मैं फाई टोटल लिख देता हूँ। फाई टोटल पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू जो फाई टोटल है वो ये है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें जो बी कर्व सरफेस बी के थ्रू फ्लक्स है उसको उन्होंने फाई लिख के रखा हुआ है। फाई प्लस 2 फाई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मुझे बताओ फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई, सॉरी 2 फाई ए ना, एक सेकंड गड़बड़ कर दिया मैंने। हमें फाई ए चाहिए, तो 2 फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ये फाई उधर चला जाएगा फाई, तो फाई ए विल बी इक्वल टू 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, 2 नीचे चला जाएगा, ये है फ्लक्स थ्रू ए। फ्लक्स थ्रू ए 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 4 identical condensers are connected in parallel and then in series. The ratio of equivalent capacitance in series to that in parallel combination. यार ये तो सिंपल है। 4 identical condensers are connected in parallel. पैरेलल में लगा दो, 1 2 3 4, इनको कनेक्ट कर दो पैरेलल में, C C C C। तो C पैरेलल क्या हो जाएगा बताओ। अब पैरेलल में सीधा सीधा ऐड हो जाता है, C प्लस C प्लस C प्लस C, तो आपका टोटल पैरेलल क्या हो जाएगा 4 टाइम्स C। और उसके बाद क्या बोला, एंड देन इन सीरीज, बाद में इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4। तो देखो मैंने डायरेक्टली आपको लिख के दिया था कि अगर मान लो सीरीज में होता है तो आपका उतने टाइम्स आपका कैपेसिटेंस कम हो जाता है। मान लो जैसे टोटल C आपका C है पॉइंट ए से बी के बीच में, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C सीरीज का, वो C अगर इक्वल है तो C डिवाइडेड बाय जितना आपका कैपेसिटेंस है। और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, तो 1/CS इज इक्वल टू 4/C, वही आ गया CS इज इक्वल टू C/4, एक ही चीज़। पर आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि अगर कैपेसिटेंस इक्वल है तो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका एक कैपेसिटेंस लो और जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दो। पैरेलल में है तो C लो, जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है। और उन्होंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज टू दैट इन पैरेलल। तो सीरीज टू दैट इन पैरेलल, तो CS का वैल्यू C/4 है, पैरेलल का वैल्यू 4C है, C और C कैंसल, 1/4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 1:16 इज द आंसर। आगे बढ़ो अभी टॉपिक, अगला क्वेश्चन। 4 capacitors are each of capacity 2 microfarad are connected as shown in the figure. VA minus VB is equal to 10 volt. The energy stored in the system is, अब ये इस तरह का 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रो 4 कैपेसिटर्स है। A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन्होंने देके रखा है 10 वोल्ट। तो मतलब यही V, जो V का वैल्यू आपको दिख रहा है वो 10 वोल्ट है। इसका टोटल इन्होंने क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तब इसका टोटल एनर्जी तो क्या करोगे, पहले तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, देखो ये 2 माइक्रोफेराड दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो भाई ये जो 2 है इसको ऐड कर दो सीधा पैरेलल में। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, 2 है पैरेलल में है तो ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, तो सीधा 4 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो हमारे पास 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, इसको रिप्लेस कर सकते हो, बीच में 4 आ गया। अब 4 2 और 2 सीरीज में है, 2 4 2 2 और 2 तो थे ही यहाँ पे, बीच में 4 आ गया। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे सीरीज के लिए हम लोग, 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा ये, ऊपर नीचे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 2 + 1 3, प्लस माइनस आता है ना, +1 4, तो ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो टोटल कैपेसिटेंस 1/CS इज इक्वल टू 1 आ गया, तो CS का वैल्यू आपका 1 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तब टोटल आपका यही कैपेसिटेंस आ गया 1 माइक्रोफेराड। तब आपके पास एक ही कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड का, सबका कॉम्बिनेशन मिला के
और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा के रखा है वो कितना लगा रखा है, 10 वोल्ट का, है ना। तो एनर्जी चाहिए, तो अब एक काम करो, सी एस को ना माइक्रो फैराड है ना, तो उसको 10⁻⁶ फैराड हो जाएगा। वोल्टेज V 10 वोल्ट है। एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा यार, इसमें गड़बड़ लग रहा है क्या, कुछ गड़बड़ किया है क्या। हाफ सी वी स्क्वायर, सी का वैल्यू तो 10⁻⁶ आ रहा है, और v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 10⁻⁴, तो 0.5 तो मुझे लग नहीं रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है, फिर से देख लेते हैं। पैरेलल में ऐड होता है, पैरेलल में 2 माइक्रोफैराड ऐड करके 4 कर दिया। अब 2 4 2 है, तो सीरीज में 1/CS = 1/2 + 1/4 + 1/2। ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2/4 + 1/4 + 2/4, 2 2 4 1 5 हो गया यार। कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों, 5/4 आएगा, 5/4 आएगा, तो 1/CS = सब गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन गलत कर दिया। 1/CS = 5/4 है, तो CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5 माइक्रोफैराड। अब इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 4/5 × 10⁻⁶ फैराड। इतना कैपेसिटेंस हमारे पास टोटल आ गया, दिस इज टोटल कैपेसिटेंस। वोल्टेज हम लोग को 10 वोल्ट देके रखा हुआ है इसके अक्रॉस, तो एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ CS × V² दैट इज इक्वल टू 1/2 × 4/5 × 10⁻⁶, और मल्टीप्लाइड बाय V कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 2 10 तो गया यहाँ पे एक, और ये 40 × 10⁻⁶ आ जाएगा, 40 × 10⁻⁶ जूल, ऐसा कुछ है। 40 × 10⁻⁸ है, यहाँ पे 400 × 10⁻⁷ दिख रहा है, तो इसको अगर 400 कर दोगे ना, तो 400, तो एक इसका पावर जो है 10⁻⁷ से एक से बढ़ जाएगा, समझा। तो 400 × 10⁻⁷ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A and the second plate has staircase like structure of width, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन में, each stair is A and its length is B। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मुझे ध्यान में है कि आपका ये पार्ट, ये एक प्लेट है और उसका एरिया A है, कैपेसिटर है, कुछ ऐसे बनाया गया, इस कैपेसिटर है, उसका एरिया A है, एंड द सेकेंड प्लेट हैज स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड प्लेट कुछ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, और उसके बाद फिर ऐसे करके एक सीढ़ी जैसा है सेकेंड, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, और ये जो स्टेयरकेस की हाइट है ये B दे के रखा हुआ है, और ये जो स्टेयरकेस का लेंथ है ये आपका A दे के रखा हुआ है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। इसमें आई गेस डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डायग्राम एक्चुअली है यहाँ पे। तो एंड द सेकेंड प्लेट हैज स्टेयरकेस लाइक विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज A, स्टेयरकेस का ये A है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो इसका हम लोग को कैपेसिटेंस चाहिए ना, ये कैपेसिटर किस तरीके से तैयार होगा वो थोड़ा सा समझना होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब देखो इसके बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं दिया हुआ है तो आप समझ लो एयर भरा हुआ है, एयर का कैपेसिटर है ये एक्चुअली में अपने आप में दो कैपेसिटर्स है जो आपस में कनेक्टेड है, और दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड पैरेलल में है या फिर सीरीज में, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो आपको क्या करना है, आप क्या करो, इसको कनेक्शन दे दो। जैसे अगर मान लो इसको मुझे चार्ज करना होगा, तो चार्ज करने के लिए आप कहाँ से कनेक्शन दोगे, ये पूरा आपस में कनेक्टेड है, और ये पूरा एक प्लेट जो, देखो जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो बैटरी से, तो एक प्लेट को कनेक्ट करते हो यहाँ से और दूसरा प्लेट को यहाँ से कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे भी जब आप कनेक्शन दोगे तो एक प्लेट तो ये है, ये जाएगा बैटरी के पॉजिटिव में मान लो या नेगेटिव में, और दूसरा यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीच में गैप है ना, गैप के इस बगल कनेक्शन, गैप के उस बगल कनेक्शन, तो ये दूसरा चला जाएगा आपका कनेक्शन में नेगेटिव में। अब ये आपस में पूरा कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने। इसमें आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है दो कैपेसिटर। दो कैपेसिटर कैसे इमेजिन करोगे, एक तो यहाँ पे करोगे इमेजिन कि इतना ये एक कैपेसिटर हो गया और ये पूरा दूसरा कैपेसिटर हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, ये कैपेसिटर हो गया, बाकी एक कैपेसिटर हो गया।
तो जब मैं इसको सेपरेटली देखता हूँ तो मुझे दो कैपेसिटर दिखाई देते हैं। एक तो यहाँ पे ए विड्थ का एक कैपेसिटर, और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो कि ये ए विड्थ है तो ये भी आपका ए विड्थ ही होगा, क्योंकि एज सबका ए दे के रखा है। हर स्टेयरकेस का जो फ्लोर है उन्होंने बोला कि ए विड्थ और ए विड्थ का है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुम देखते हो तो टोटल 2a का डिस्टेंस है। ये यहाँ गया, यहाँ गया, 2a का डिस्टेंस है। 2a वे से हमने ए वाला डिस्टेंस, ये वाला पार्ट अलग करके देखा, अब बोला कि ये एक कैपेसिटर है ए विड्थ का, ठीक है, जिसके बीच में डिस्टेंस जो है वो d है, ये कैपेसिटर हो गया। दूसरा यहां से अलग करोगे तो तुमको दूसरा एक कैपेसिटर मिलेगा, इसका भी विड्थ a ही है यहाँ पे, ये वाला, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है। देखो ये d है तो ये भी d हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, तो d प्लस b इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। समझे? अब तुमने कनेक्शन कैसे किया बताओ? ये दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब इसको आपने कनेक्ट कर दिया, इसको आपने कनेक्ट कर दिया सीधा ले जाकर बैटरी के नेगेटिव से, और इसको मैं दूसरे कलर से करता तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये देखो आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, तो इसका मतलब एक कनेक्शन यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव से, और फिर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है यहाँ से, तो एक एंड यहाँ से निकाला इससे, और ये कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ जा चुके हैं। इसका मतलब ये दो कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आपको इसका पूरा कैपेसिटेंस मिल जाएगा साथ में। समझे? कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बताओ पहले। मान लो इसका कैपेसिटर में C1 लिख देता हूँ, इसका कैपेसिटेंस में C2 लिख देता हूँ, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो पहले C1 C2 लिख लो, C1 C2 का वैल्यू क्या, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, या A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कैपेसिटर के कैपेसिटर्स का फॉर्मूला होता है अगर एयर कैपेसिटर है तो हमारे पास तो एयर कैपेसिटर्स ही है दोनों। यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम पहले केस में इसको क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट और दोनों के बीच का डिस्टेंस d। इसमें एक और बात ध्यान रखना होगा, ये टोटल प्लेट का एरिया A था, प्लेट का एरिया A था आपके पास, तो प्लेट बताता मैं आपको, ये टोटल प्लेट का एरिया ऐसे रखा हुआ था, राइट, देखो ये ऐसे रखा था ऐसे। अब इसमें क्या हुआ ना कि आधा तो इसके पास आ गया, इस कैपेसिटर के पास, क्योंकि 2a टोटल लेंथ था, उसमें से आधा आधा बांट दिया ना, तो इस कैपेसिटर के पास a विड्थ और a विड्थ इसके पास है, मतलब आधा आधा तुमने प्लेट को बांट दिया। तो अब इसके पास जो एरिया बचेगा वो a/2 बचेगा, और इसके पास भी जो एरिया बचेगा a/2 बचेगा। प्लेट्स का एरिया आधा आधा हो गया, इसका पूरा एरिया a था, आधा इधर गया आधा इधर गया, तो एप्सिलॉन नॉट A/d तो होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट A/d या यहाँ पे एरिया तो A/2 हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट और इस दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, तो आपका C1 का वैल्यू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2d। उसी तरह से अगर मैं C2 की बात करूँ तो वही A एप्सिलॉन नॉट बाई d, इसका भी एरिया A/2 है, A/2 एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, d प्लस बी है, तो यहाँ पे आपको d प्लस बी लिखना पड़ेगा, d प्लस बी, सो दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 d प्लस बी। C1 C2 आ गया, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो काम आसान है, टोटल कैपेसिटेंस जो होगा पैरेलल केस में वो क्या होता है, सीधा ऐड हो जाता है C1 प्लस C2, पैरेलल में ना, तो दोनों को ऐड कर दो, तो C1 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d प्लस बी। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 कॉमन ले लो, सॉरी d कॉमन नहीं आएगा, कॉमन ले लो, 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन d प्लस बी, तो देखो b प्लस d प्लस 1 ऐसा कुछ आएगा क्या, चलो देखते हैं। तो आगे क्या होगा बताओ, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2 d प्लस b, d प्लस b अब प्लस d अपॉन d इंटू d प्लस बी, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना प्लस माइनस, ओके, तो दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ये क्या हो जाएगा बताओ, अब b प्लस 2d हो जाएगा, और अपॉन
डी प्लस बी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका कैपेसिटेंस का, टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू आ रहा है, और आप देख सकते हो ऐसा कुछ इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू ढूंढो पहले, तो सिर्फ इसी में है 2d प्लस बी अपॉन डी प्लस बी, अच्छा डी बाहर लिख दिया है, अच्छा ये डी को बाहर लिख दिया है ये यहाँ पे, तो बस ये आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The electric field intensity due to a charged spherical shell is inversely proportional to the square of its radius. देखो अगर मान लो चार्ज स्फेरिकल शेल है और उसके सरफेस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस पे, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज स्फेरिकल शेल का जो टोटल चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था। स्फेरिकल केस में आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो। तो सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो आपका आंसर सही है, स्टेटमेंट सही है। अच्छा यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद बोला है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है चलो, ए तो सही है, ए तो कंफर्म सही है। उसके बाद क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। ये भी सही है। देखो एक पॉइंट चार्ज अगर हो है तो इससे आर डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है वो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, सही तो लिखा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, बोथ A एंड B आर करेक्ट, ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। ओके बढ़ते हैं आगे। टू कंडेंसर्स, कंडेंसर्स मतलब कैपेसिटर्स होता है, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, C1 एंड C2 इन सर्किट आर जॉइंड एज शोन। C1 C2 को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। द पोटेंशियल ऑफ A इज V1 एंड दैट ऑफ B इज V2। तो पोटेंशियल ऑफ A इज V1 एंड दैट ऑफ B इज V2। अच्छा वो लिख के दिया हुआ है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D विल बी, पॉइंट D का पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, पॉइंट D का पोटेंशियल हम लोग V अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो आपका जो V1 है ये लोअर पोटेंशियल है, तो V1 लोअर पोटेंशियल है, V उससे ज़्यादा हायर है और उसके बाद B सबसे हायर है। अरे क्या हो गया यार, ये मच्छर परेशान करने लगता है, रुको एक सेकेंड। 14 चलो आगे वापस यहाँ पे, या आप ऐसा अज्यूम कर लो कि V सबसे हायर है, ऐसा भी कर सकते हो, V सबसे हायर है, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही रिलेशन आएगा। फिर D उससे थोड़ा सा लोअर है और B सबसे लोअर है। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे C1 के अक्रॉस, तो हायर माइनस लोअर करोगे। तो C के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, C के अक्रॉस अगर C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे, हायर माइनस लोअर, यानी कि V1 माइनस V, ये पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस है। और फिर यहाँ पे V हायर है, मतलब हायर टू लोअर जा रहे हैं हम लोग ऐसे, तो हायर V है लोअर B है, क्योंकि अगर आपने इसको हायर माना है तो उसके बाद आप लोअर ही मानते चले जाओगे, या आपने लोअर मानना है तो फिर हायर करते चले जाओ, एक ऑर्डर में जाना है ऐसे। तो इसका पोटेंशियल मान लो V है, इसका V2 है, तो हायर माइनस लोअर करोगे तो इसका V माइनस V2 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो अगर मान लो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगाया हुआ है, तो हमेशा सीरीज में चार्ज जो होता है वो सेम होता है, दोनों का चार्ज सेम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों का चार्ज सेम होगा। और उसके बाद बोला क्या, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो अगर दोनों का चार्ज सेम है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, देखो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा। तो Q इज इक्वल टू C इंटू Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V1 माइनस V इज इक्वल टू Q2। यहाँ पे लिख देना सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज है, इसकी वजह से आपका दोनों के अक्रॉस जो चार्ज होगा दोनों का सेम होगा। C2 क्या होगा, C2 इंटू V2, यानी कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, V माइनस V2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, V निकाल लो,
तो C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू C2V माइनस C2V2। C2V2 को यहाँ ले आओ तो C1V1 ये यहाँ जाएगा तो प्लस C2V2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू C2V, ये यहाँ जाएगा तो प्लस C1V हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C1 प्लस C2 कॉमन ले लोगे V, और यहाँ पे आपका आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2। तो आपका यहाँ से V आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका पोटेंशियल V आ गया। C1V1 प्लस C2V2 सिर्फ इसमें दिख रहा है यहाँ पे आपको, अपॉन C1 प्लस C2। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट। 4 electric charges plus Q minus Q and minus Q are placed in order at the corners of a square of side 2R. The electric potential at a point midway between the two negative charges is. अब यहाँ पे एक डायग्राम भी होना चाहिए, वैसे डायग्राम मिसिंग है, मैं एक बार देख लेता हूँ, डायग्राम कंफर्म कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके, जस्ट ए सेकेंड, नहीं इसमें डायग्राम दिया नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। तो वही ऑर्डर में दे के रखा है, तो प्लस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे है और ये स्क्वायर है, माइनस क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ आपका माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ पे। मतलब अब अगर कुछ नहीं दिया तो इसी ऑर्डर में हमको समझना पड़ेगा। आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एट द, अच्छा इन ऑर्डर दिया हुआ है ना, तब क्या प्रॉब्लम है, इन ऑर्डर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2R। ये स्क्वायर है और इसका साइड आपका 2R है, चलिए ये भी सही है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू नेगेटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में आ जाओ, ये रहा बीच में, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हर एक चार्ज का पोटेंशियल निकालो और उसके बाद सबको ऐड कर दो। पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R सीधा। तो इस पॉइंट का सारे चार्जेस से आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो भाई एक डिस्टेंस यहाँ पे देखो, अगर ये पूरा 2R है तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है R हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, वैसे दोनों सेम होंगे, बस ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ये भी बड़ा सिंपल है। अगर मान लो ये R है, ये 2R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये नहीं निकल जाएगा क्या, इस डिस्टेंस को हम लोग R1 मान लेते हैं, ये भी R1 ही होगा। तो R1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये होगा ना, 2R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5R स्क्वायर, ये आपका R1 स्क्वायर है, तो R1 का वैल्यू √5R हो जाएगा। चलो ठीक है, R1 आ गया। नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट V विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/R करते जाना, 1/4πε0 मैं कॉमन ले लेता हूँ, Q/R। तो यहाँ पे देखो माइनस Q/R, फिर इसके लिए भी क्या होगा 1/4πε0 Q/R, लेकिन सबका 1/4πε0 कॉमन लेके रखा है, तो -Q/R, उसके बाद यहाँ पे प्लस Q/R1 और उसके लिए प्लस Q/R1। अब यहाँ से देखोगे तो आप Q को कॉमन लेके बाहर ले सकते हो, Q/4πε0, यहाँ बचेगा -1/R प्लस 1/R1। R1 यहाँ देखोगे √5R प्लस 1/√5R। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा Q/4πε0 -2/R प्लस 2/R, बस ना, 2 भी बाहर ले आओ, तो 2/R ही पूरा बाहर ले आओ क्योंकि R भी नीचे ही है ना, तो Q/4πε0 2/R ही बाहर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/√5। देख लो ऐसा कुछ है यहाँ पे, 1/√5 -1, देखो यहाँ पे दिख रहा है 2Q/R 4πε0 1/√5 -1 मतलब
1/√5 -1, इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन। द नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन। अब एज शोन है तो इसका मतलब दिखाया रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कैपेसिटर्स बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे कैपेसिटर ऐसे लगाया है, ऐसे लगाया है, ऐसे है, और उसके बाद V वोल्ट यहाँ पे बैटरी लगा के रखा है। देन यू हैव दिस कनेक्शन, एक कैपेसिटर यहाँ पे भी है, और जोड़ दो भाई सबको इस तरीके से, ऐसा कैपेसिटर है ना। देखो यहाँ पे C1, देखो ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, 1 2 3 4, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, और ये 4 कूलम है। अब बताओ क्या है द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर C2 एंड C3, C2 एंड C4। अच्छा, C4 और C2 और C4 की बात कर रहे हैं हम। C2 और C4 पे चार्जेस का क्या रेशियो होगा, ये हमें जानना है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है। तो एक काम करो, पहले तो इसमें वैसे V तो दे के रखा होना चाहिए यार, V, अच्छा रेशियो पूछा ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा Q4, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा आपका Q2, Q1, Q3। और मैं आपको बता दूं कि Q1, Q2, Q3 सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। रीजन सिंपल है कि वो सीरीज में है, दे आर इन सीरीज। कैपेसिटेंस आप देख सकते हो 1 2 3 कूलम है, तो कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन क्योंकि सीरीज में है तो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो सबका चार्ज सेम होता है। देखो Q4 बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको, Q4 बड़े आसानी से मिल जाएगा। देखो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो अगर मैं C4 की बात करूं तो कैपेसिटेंस C4 हो जाएगा, और वोल्टेज देखो उसके अक्रॉस V डाल के रखा हुआ है, इन दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना डाला हुआ है, V डाला हुआ है, तो आप सीधा V मल्टीप्लाई कर दो। C4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो Q4 का वैल्यू आपका 4 इंटू V हो जाएगा। Q4 तो हमें मिल गया। हमें क्या बोला गया है, C2 और C4 के अक्रॉस ना, आप C2 पे चलते हैं ना। एक काम करो, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो। यहां पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जा, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन पे जो चार्ज होगा, अच्छा एक काम करते हैं, Q1 Q2 Q3 जो है इसको इज इक्वल टू Q लिख देते हैं, बस इसको Q लिख देते हैं, सबका सेम है ना इन सीरीज। तो यहां पे Q1 Q2 Q3 सब पे चार्ज Q है, Q Q Q, सब पे सेम चार्ज है। जब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन लोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे भी सेम चार्ज Q ही रहेगा, ऐड नहीं करना है भाई। सीरीज में भी सेम रहता है, कॉम्बिनेशन लेने के बाद भी सेम रहेगा, इंडिविजुअली भी सेम रहेगा, सीरीज में है तो हम एक काम करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं तीनों का, C1 C2 C3 का और सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग CS लिख देते हैं। और CS का वैल्यू क्या होगा बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1। C1 क्या है, 1 2 3, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इसको ढंग से सॉल्व करो भाई, ये अब मैथमेटिक्स थोड़ा सा है यहाँ पे इन्वॉल्व। 2 और 3 का LCM अपने हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, जैसा भी तुम करते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। LCM लेके 2 और 3 का LCM 6 होता है, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/CS विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 2, और नीचे कितना आ जाएगा आपका LCM 6 आ जाएगा। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11, 11/6। तो आपका 1/CS जो होगा, और CS जो होगा, CS विल बी इक्वल टू 6/11 फराड हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, C दे के रखा हुआ है ना यार, एक काम करो, 4C दिया हुआ है। अच्छा, तो एक काम करो, यहाँ पे 4 नहीं, सिर्फ 4C है, पूरा 4CV है, तो यहाँ पे भी 1C 2C 3C, यहाँ पे भी टोटल 6C हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा, उल्टा करने पर C आ जाएगा। अच्छा, CC भी दिया हुआ, C मिस कर दिया मैंने। तो ये भाई कैपेसिटेंस है आपका
सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज आएगा, जैसे इसको पूरा रिप्लेस कर दोगे CS से, तो ऊपर CS चला जाएगा और नीचे आपका C4 होगा और ये वोल्टेज भी होगा। अब ये पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया CS से, इस पे चार्ज क्या होगा बताओ? Q होगा, राइट। और ये Q इंडिविजुअली सबके ऊपर होगा, तो हमें यही Q ढूंढना है, आपको C2 का भी Q मिल जाएगा। तो आप देखो ये जो वोल्टेज V है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन पे भी V लग रहा है और C4 पे भी V लग रहा है। तो हमें अगर मान लो चार्ज Q चाहिए तो क्या होगा? C इंटू V हो जाएगा। CS का वैल्यू 6/11 C इंटू V, तो ये आपको Q मिल गया। और यही Q आपका C2, C3, C1 सब पे है, तो Q2 आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू Q, तो Q2 का वैल्यू आपका 6/11 CV हो जाएगा। मिल गया Q2, मिल गया आपको Q4। Q2 अपॉन Q4 का रेशियो निकाल लो। Q2 अपॉन Q4 साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 6/11 डिवाइडेड बाई 4, 6/11 डिवाइडेड बाई 4 और 6 अपॉन 44 और 3 अपॉन 22 है क्या इसका आंसर? 3 अपॉन 22 दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी, वेरी सिंपल। तो थोड़ा सा प्रोसेस आराम से इसको देख के करो, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली कैसे टेक्निक पता होना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी तो हो जाता है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हाइल चार्जिंग द कैपेसिटर हाउ मच इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अच्छा, चार्ज करने के लिए बैटरी ने कैपेसिटर को कितना एनर्जी सप्लाई किया, ये देखा जाएगा, मतलब ये हमको देखना है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका जब कैपेसिटर आप चार्ज करते हो, कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो बैटरी से, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ CV²। अब बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करता है, या आप इसको CV के टर्म्स में मत लिखो, आप इसको Q के टर्म्स में लिख लो। जैसे मान लो टोटल Q चार्ज इसके ऊपर आया, तो ये हो जाएगा आपका Q² बाई हाफ इंटू Q इंटू V। फॉर्मूला याद है? हाफ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ इंटू Q इंटू V। इतना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया कैपेसिटर में, तो मतलब बैटरी ने इतना चार्ज अपने से पास करके इसके पास भेजा। अब बैटरी का जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी, एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी। तो देखो बैटरी का एनर्जी जितना स्पेंड किया बैटरी ने, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, जो भी बैटरी का रहेगा, वोल्टेज या फिर बैटरी का EMF, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। वही फिलहाल के लिए मान के चलो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब बैटरी ने एनर्जी कितना प्रोवाइड किया बताओ? चार्ज Q पास तो किया ही था इसके ऊपर ले जाने के लिए, और उसका वोल्टेज हम V लेके चल रहा है, तो बैटरी ने इतना एनर्जी प्रोवाइड किया। बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड किया QV, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना हुआ? हाफ QV। तो एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी कितना हो गया? Q इंटू V। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हुआ? स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये कितना हुआ? हाफ इंटू Q इंटू V। बाकी का एनर्जी कहाँ गया? इसका मतलब हाफ इंटू Q इंटू V एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। अब होता क्या है ना कि जब इस वायर के थ्रू आपका एनर्जी जाता है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होने लगता है, तो इस पूरे स्टोरिंग के प्रोसेस में आधी एनर्जी खत्म हो जाती है, हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, और सिर्फ आधी ही एनर्जी बैटरी इसको दे पाता है या स्टोर कर पाता है। तो बैटरी इसको कितना एनर्जी दे पाया? सिर्फ 50%। 50% एनर्जी इज लॉस्ट एंड 50% एनर्जी स्टोर्ड। तो बैटरी बेचारा, बैटरी के पास सारी एनर्जी, बैटरी के पास जितना भी एनर्जी था, जितना वो देना चाहता था, उसमें 50% ही दे पाया, 50% तो एनर्जी लॉस्ट हो गया। तो आपका आंसर सीधा 50% आ जाएगा। 50% सप्लाई, एक्चुअली इसमें लिखा है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन। एनर्जी तो उसने सप्लाई किया ना, 50% लॉस हो गया, और आपको लिखना यहाँ पे मेरे हिसाब से लिखना चाहिए था कि what % ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था
कि कितना परसेंट बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई किया है उसका स्टोर हो पाया है कैपेसिटर में। तो आंसर ये होगा कि बैटरी ने जितना एनर्जी सप्लाई किया था उसका 50% स्टोर हो पाया। इस हिसाब से क्वेश्चन बनना चाहिए था, पर खैर ठीक है, मेरे हिसाब से वो वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ पैरेलल प्लेट एयर फिल्ड कैपेसिटर सी हैज प्लेट एरिया ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, माइक गिर गया भाई। ओके, सो पैरेलल प्लेट एयर फिल्ड कैपेसिटर सी हैज प्लेट एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी। तो आपका एयर फिल्ड कैपेसिटर है, एरिया ए है, डिस्टेंस इनके बीच का डी है, और बताओ, और एयर व्हेन अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस d/2, अच्छा रुको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एरिया ए है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस d/2 एंड ऑफ द सेम एरिया ए इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच में एक सेम एरिया का और थिकनेस कितना है d/2, तो d/2 तो मतलब काफ़ी बड़ा थिकनेस है यार, d/2 थिकनेस का एक मेटल प्लेट डाला गया। देखो ये भी मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, और इसके बीच में मेटल का ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरा मेटल ही है, समझे। एंड ऑफ द सेम एरिया इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, इट्स कैपेसिटेंस बिकम C2। अब उसके बाद कैपेसिटेंस C2 बन जाता है। तो C2 और C1 का क्या रेशियो है, तो देखो C1 मतलब जो एयर कैपेसिटर है उसका तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। C2 क्या होगा, देखो C2 का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, मैंने लिखाया था आपको D1/K1 प्लस D2/K2 प्लस चलता रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक मान के चल सकते हो, एक एयर और एक ये आपका कंडक्टर। एयर का कैपेसिटर जो होता है यहाँ पे इसमें जो भरा हुआ है वो एयर है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, और एयर कितने में फैला है बताओ, टोटल डिस्टेंस d है, d/2 में अगर मान लो आपका ये मेटल है तो बाकी बचा क्या, बाकी बचे में एयर हो गया, तो एयर का भी जो डिस्टेंस है वो d/2 ही है। अब दूसरा ये जो है इसका जो k का वैल्यू होता है, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर का k का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं पहले एयर की बात करूँ तो एयर d/2 में फैला हुआ है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा, प्लस ये भी d/2 में फैला हुआ है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी हो जाएगा। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये गया 0, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो आपका C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D C1 है, तो C2 इज इक्वल टू 2C1 हो गया, तो C2 अपॉन C1 2/1 हो गया। सिंपल, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अ स्फेरिकल रबर balloon carries a charge uniformly distributed over the surface, carries a charge, spherical balloon carries a charge, एक सेकेंड, क्वेश्चन कंप्लीट है ना, चार्ज क्यों है कि चार्ज है, क्वेश्चन नंबर 17, कैरीज अ चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, चलिए ठीक है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, एज द बलून इज ब्लोन अप एंड इंक्रीजेज इन साइज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अच्छा ओके, अब देखो फ्लक्स जो होता है, मान लो अगर मैं इसके अक्रॉस एक क्लोज सरफेस बना दूं, मतलब सरफेस जो है उसके अक्रॉस एक क्लोज सरफेस बना दिया, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब अंदर टोटल कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपने चार्ज नहीं बदला है, उसी को बड़ा कर दिया, तो बड़ा कर दिया तो आपका सरफेस के थ्रू फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, क्योंकि सरफेस के अंदर चार्ज तो सेम रहेगा ना, मतलब अगर आपने सरफेस बड़ा कर दिया है तो वही सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, पूरा चार्ज तो नहीं बदलेगा, तो आपका क्यू एनक्लोज का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है। और अब आप यहाँ पे अगर मान लो एक सरफेस, देखो ये जो सरफेस मैं ये पे डाल रहा हूँ वो एकदम आपका सरफेस, ये जो आपका बाहर का सरफेस है इसका उससे ही घिरा हुआ है, ठीक है। तो मैं डबल डबल नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बाहर बना दिया, पर इन्होंने क्या पूछा है, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, तो यही सरफेस मान के चलो, इस सरफेस के अंदर आप मान के चलो उतने ही चार्जेस है, ये आपका जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इस सरफेस पे भी उतना ही चार्जेस है,
तो फ्लक्स जो आएगा बाहर की ओर उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि क्लोज सरफेस है, कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं गॉस लॉ, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल कितना चार्ज है सरफेस के अंदर। तो आप सरफेस बड़ा करोगे तो चार्ज तो बढ़ा नहीं रहे हो, चार्ज तो सेम है, तो फाई रिमेन्स सेम, तो आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट, two parallel air capacitors have their plate areas 100 centimeter square and 500 centimeter square. 100 centimeter square and 500 centimeter square प्लेट एरियाज है, मतलब कि A1 और A2 है। तो दो कैपेसिटर है, दोनों का एरिया जो देके रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली दे हैव द सेम चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, यानी कि C इज इक्वल टू, अगर मैं Q बाई वी लिखूँ, C इज इक्वल टू Q बाई वी लिखूँ, तो सेम चार्ज और सेम पोटेंशियल, इसका मतलब कैपेसिटेंस दोनों का सेम हो गया, C1 इज इक्वल टू C2। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 mm, पहले का डिस्टेंस 0.5 mm है, तो आपको बताना है कि दूसरे का डिस्टेंस कितना होगा। अब mm को अगर सेंटीमीटर यहाँ पे दिया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपको D2 ढूंढना है। तो C का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। देखो Q भी दोनों का सेम है, V भी दोनों का सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2, V1 इज इक्वल टू V2, इसलिए C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट गया, D2 हमें चाहिए, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू D1, A2 अपॉन A1 इंटू D1, A2 कितना है 500 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, 5 से 25 अपॉन 100, 25 upon 100, that is equal to 0.25 centimeter. That is your answer. 0.25 centimeter, that is option B. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। An electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field. यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अलॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसके अलॉन्ग है, इसका मतलब माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके डायरेक्शन में जो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। अब उसके बाद क्या लिखा है, इसका मतलब ये जो एंगल है अभी फिलहाल डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 90 डिग्री, तो इनिशियल एंगल तो इसका क्या था बताओ, 0 डिग्री था। अब इसको 90 डिग्री रोटेट करने के लिए थीटा का वैल्यू, फाइनल एंगल 90 डिग्री हो गया, कितना वर्क डन चाहिए, तो यहाँ सीधा फॉर्मूला है वर्क डन का आपका, P इंटू E कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। P का वैल्यू, अच्छा P के टर्म्स में देके रखा हुआ है, तो ये तो सीधा आ जाएगा कॉस थीटा नॉट मतलब इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल कितना है 0 है, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू P इंटू ई, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो P इंटू ई हो जाएगा, P इंटू ई, ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटर्स 2C, C and C/2 इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट। 3 कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस 2C, C और C/2, इसको 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ऑल द कंडेंसर्स आर फुल्ली चार्ज टू Q1, Q2 एंड Q3, Q1, Q2 और Q3, देन द रेशियो Q1, Q2, Q3 क्या होगा। यार ये तो सिंपल है, देखो तीनों के अक्रॉस, क्योंकि तीनों पैरेलल में, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा, तो C1 इंटू V, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना है 2C और इंटू 10, 2C इंटू 10 यानी कि 20C हो जाएगा। Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V, C इंटू 10 यानी कि 10C हो जाएगा, और तीसरे वाले का Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, C/2
इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5c हो जाएगा। तो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज इक्वल टू 20c इज टू 10c इज टू 5c। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 4 इज टू 2 इज टू 1, 4 इज टू 2 इज टू 1, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। सिंपल, राइट। चलो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है। द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल इज, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पॉइंट पी, हमने जो कंडीशन निकाला था एक्सिस वाला, वो उसमें कंडीशन ये था कि आपका पॉइंट एक्सिस से बहुत दूर होगा। पर यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे तो सिंपल है कि आप एक काम कर दो कि दोनों के वजह से पोटेंशियल निकाल लो बस, और क्या। पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल सिंगल चार्ज की वजह से निकाल लो, 1/4πε0 q बाई ए। तो पहले q का देखते हैं, q अपॉन, अब देखो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए, क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x है ना, उसमें से ये a माइनस कर दो, और प्लस 1/4πε0 माइनस q अपॉन, अब ये डिस्टेंस माइनस q से ही पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। नहीं एक सेकेंड, हाँ बस यही है। तो अब आप देखोगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो q अपॉन 4πε0 आप कॉमन ले लो, q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस ए इधर बचेगा, और ये माइनस के साथ 1/x प्लस ए यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा q अपॉन 4πε0 x प्लस ए माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए x प्लस ए, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो ये x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, a माइनस माइनस ए 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q इंटू 2a अपॉन 4πε0, और ये x माइनस ए एक्स प्लस ए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो कहीं है q इंटू 2a, 2qa तो ऊपर है ही, नीचे 4πε0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक काम करो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कर दो, और ये हो जाएगा q इंटू ए अपॉन 2πε0 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, q इंटू ए 2πε0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, उसके बाद बाकी सारे और क्वेश्चंस भी हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।